Hello, dear aspirants, and welcome back to Arunachal Pulse, your weekly Arunachal specific current affairs program. So, without any further delay, let us look into this week's Arunachal Pulse. सबसे पहले बात करते हैं जॉइंट इंटर स्टेट बाउंड्री सर्वे बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड असम। देखिए, आप लोगों को पता होगा, न्यूज़ में भी बहुत बार आ चुका है ये कि द बॉर्डर बिटवीन द डिफरेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन इंडिया इज़ नॉट वेरी वेल डिमार्केटेड, है ना। बहुत सारे स्टेट्स में, स्पेसिफिकली स्टेट्स लाइक अरुणाचल, असम, मेघालय, इन सब में जो है थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स होते रहते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्टली बॉर्डर होता है। उस हिसाब से जो आसपास के एरिया है वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए जॉइंट इंटर स्टेट बाउंड्री सर्वे अभी कमेंस हुआ है रिसेंटली, राइट। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, ये जो इनिशिएटिव है इसको बॉर्डर अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और असम गवर्नमेंट दोनों मिलके और सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, राइट, दिस इज दे आर कमेंसिंग द सर्वे। और इससे क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू एसर्टेन कि कौन सा एरिया एग्जैक्टली अग्री किया जा सकता है कि वो असम में लाई करता है, अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है, राइट। ये जो है करेंटली अंडरवे है लोअर सियांग में और ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। तो अलग अलग नाम आप लोग लिख सकते हैं अगर ज़रूरत हो जाए, लेकिन इसका ओरिजिन देखते हैं कि ये डिस्प्यूट कहाँ से शुरू हुआ। 51 का जो है 1951 का जो बॉर्डोलोई कमेटी है, उनको उन्हें नोटिफिकेशन दिया था कि ओवर 3000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ प्लेन एरिया जो है अरुणाचल से असम ट्रांसफर होगा। उस नोटिफिकेशन के बाद जो है डिस्प्यूट्स शुरू हुए थे, राइट। यहाँ पे कोर ग्रीवेंस ये है कि अरुणाचल प्रदेश कंटेस्ट करता है कि ट्रेडिशनल जो लैंड राइट्स है, राइट, ट्रेडिशनल लैंड राइट्स जो है, जो वहाँ के आसपास के ट्राइबल लोग हैं, उनसे कंसल्टेशन किस हद तक हुआ, एंड देर इज अ डिस्प्यूट ऑन दैट कि ट्राइबल कंसल्टेशन अच्छे से हुआ था कि नहीं हुआ, राइट। एंड दैट इज द एंटायर आइडिया, जहाँ पे ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश और असम का जो है जो बाउंड्री डिमार्केशन है, इस पे डिस्प्यूट हो रहा है, राइट। एंड यू कैन कंसिडर द ओरिजिन टू बी फ्रॉम बॉर्डोले कमिटीज नोटिफिकेशन, ठीक है। ओके, तो इसका देखते हैं कि 1951 से शुरू हुआ था, व्हाट इज द क्रोनोलॉजी, अभी तक कैसे प्रोग्रेस हुआ है, व्हाट आर द मेजर एग्रीमेंट्स इन दिस एंटायर डिस्कशन। बहुत सारे नेगोशिएशंस किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा नेगोशिएशन अगर हम बोले तो नामसाई डिक्लेरेशन 2022 इज अ वेरी पॉपुलर वन और इम्पॉर्टेंट भी है। तो नामसाई डिक्लेरेशन जरूर याद रखिएगा, किन दो स्टेट्स के बीच में हुआ है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो है 123 से 83 विलेजेस तक जो डिस्प्यूटेड विलेजेस थे, 126 से 83 तक कम किया गया था, राइट। सो डेफिनेटली इट वाज अ सॉर्ट ऑफ इट वाज अ प्रोग्रेस। 126 से कम हो गए 83 ही डिस्प्यूटेड विलेजेस रह गए थे, प्रॉब्लम खत्म नहीं हो गया था, लेकिन डेफिनेटली इट वाज अ प्रोग्रेस इन द राइट डायरेक्शन, करेक्ट। ये क्या करता है पूरा चीज़ जो है, आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे GS2 के पर्सपेक्टिव से ये इंटरस्टेट रिलेशंस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरस्टेट रिलेशंस, कैसे इंटरस्टेट रिलेशंस हैं, कैसे डिस्प्यूट्स होते हैं, और इन डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन कैसे किया जाता है, प्रोसेसेस क्या फॉलो किए जाते हैं, इनका एक एग्जाम्पल होगा नामसाई डिक्लेरेशन एंड द रिसेंट सर्वे ऑफ द इंटरस्टेट बॉर्डर कमिटी, राइट। ठीक है, तो मैकेनिज्म यहाँ पे ये बोला गया है कि रीजनल कमिटीज एस्टैब्लिश किए जाएंगे, कंसेंसस बेसिस पे डिसीजंस होगा, राइट, और रिकमेंडेशंस इसी कंसेंसस के बेसिस पे दिया जाएगा ताकि बाउंड्री का अलाइनमेंट किया जा सके, ठीक है। करंट एग्जीक्यूशन कैसा है कि मैपिंग पेयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम्स और फॉरेस्ट टीम्स अक्रॉस द बॉर्डर्स आर यूजिंग एडवांस जियोस्पेशियल कोऑर्डिनेट्स। देखिए, यहाँ पे एक चैलेंज है जो यूनिक होता है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का, आपको वैसे ही पता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का जो एक्सेस ज्योग्राफी है, ये जो ज्योग्राफी है ये फॉरेस्टेड ज्योग्राफी है, हिली टेरेन होता है। तो बॉर्डर मैपिंग करने के लिए भी ये ज्योग्राफी बहुत चैलेंजिंग होता है, और इन सब चीज़ों के लिए जियो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स का एडवांस्ड यूज किया जा रहा है, राइट। सो नॉट ओनली इज दिस इशू अबाउट इंटरस्टेट रेजोल्यूशन, interstate dispute resolution, it is also about the use of technology in resolving these sort of problems, right। तो ये एक बहुत से इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, तो GS2 के पर्सपेक्टिव से देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अलाइनमेंट। अगर हम देखें तो प्रोसेस अलाइंस विद आर्टिकल 3, आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 3 क्या करता है, आर्टिकल 4 क्या करता है, राइट। उस पर्सपेक्टिव से पार्लियामेंट को क्या पावर दिया जाता है, ऑल्टर स्टेट बाउंड्रीज विद लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन, ठीक है। और आर्टिकल 3 बिकम्स इंपॉर्टेंट हियर। यहाँ पे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात की जाए, जैसे मैंने बोला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होता है, राइट। बार बार आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा ऐसा भी नहीं है, अगर दो स्टेट्स अग्री कर सकते हैं, अपने कमिटीज बिठा सकते हैं, राइट, देन ऑल्सो यू कैन हैव दिस bypassing of the legal battles under Supreme Court.
है ना, लीगल बैटल्स को बाईपास कर सकते हैं, बोथ स्टेट्स कैन अग्री, कंसेंसस बेस्ड अप्रोच लिया गया है, राइट, सबको अग्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व्ड। ओके, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखिए, इंटरनेट सिक्योरिटी तो होता ही है, व्हेन स्टेट्स आर क्लियर कि कौन सा एरिया किसके अंडर आता है, उसे एडमिनिस्टर करना ईजी हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलैप नहीं होता है, राइट, और इससे हमारी जो है स्टेबिलिटी और इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि बॉर्डर एरियाज पे आते हैं ये एरियाज, तो बॉर्डर इंटरनल सिक्योरिटी भी हमारी बढ़ जाती है, राइट। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि इन सब चीज़ों का एक काम आउट ऑफ पीसफुल रेजोल्यूशन हो, राइट, एंड क्विक रेजोल्यूशन हो। ओके, इसी के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट टॉपिक हियर, द नेक्स्ट टॉपिक इज अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, APFRA। ओके, तो रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश FRA के बारे में। हमारा फोकस क्या है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये जानना कि किस चीज़ों पे, व्हाट आर द पर्सपेक्टिव्स है, ये पर्सपेक्टिव्स क्या है, यहाँ पे डायमेंशंस क्या है, राइट। और देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है दोनों तरीकों से समझना कि व्हाट इफ पीपल आर सपोर्टिंग दिस, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, व्हाट आर द पर्सपेक्टिव्स, और अगर अपोज कर रहे हैं तो क्यों अपोज कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है और ये बिल खुद ही क्या बोलता है, यही हमारा दायरा है, राइट। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज एस्पेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो अभी रिसेंटली जो हो रहा है, देयर इज अ सर्टेन फोरम एंड इट इज ऑर्गेनाइजिंग डेमोन्स्ट्रेशंस, बोल रहे हैं कि दे आर नॉट इन सपोर्ट ऑफ द लेजिस्लेशन, उसे रिपील करना चाहिए, राइट। और एनफोर्स जो करना चाहते हैं वो लोग बोल रहे हैं, दे आर मोस्टली फ्रॉम द इंडिजिनस फेट्स एंड दे आर सेइंग कि एनफोर्स होना चाहिए ये एक्ट। देखिए इस एक्ट का डेट देखिए, ये एक्ट जो है 1978 का है, लेकिन इसका प्रॉपर एनफोर्समेंट उस टाइम से अभी तक अच्छे से नहीं हो पाया है, राइट। यहाँ पे पर्सपेक्टिव्स अगर हम देखें तो इसके जो अपोनेंट्स हैं वो बोलते हैं कि स्टेट जो है, इन अगर स्टेट बोलता है, देखिए हमारे यहाँ पे जो इंडिया का सेक्युलरिज्म है, राइट, किस तरीके का सेक्युलरिज्म है, राइट, सर्वधर्म संभव है, लेकिन इंडिया क्या करता है, प्रिंसिपल इक्विडिस्टेंस मेंटेन करता है, स्टेट जो है प्रिंसिपल इक्विडिस्टेंस मेंटेन करता है, मतलब किसी के भी रिलीजन में, प्राइवेट अफेयर्स में इतना ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है, राइट। पर देयर आर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स टू इट, तो माइनॉरिटी वाले जो बोल रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि स्टेट जो है पर्सनल लिबर्टी पे इन्फ्रिंज कर रहा है बाय सेइंग कि किस तरीके से APFRA के अंदर लोगों को कन्वर्जन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, राइट। और जो प्रिजर्वेशन पर्सपेक्टिव है वो लोग बोल रहे हैं कि अगर आप अनएथिकल प्रोसेलिटाइजेशन, मतलब अगर आप अनएथिकल तरीके से दूसरे लोगों के रिलीजन को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको बंद करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। ये अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं और डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअली ये एक्ट करता क्या है। देखिए इस एक्ट के अंदर जो है रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिटेड है, ठीक है, फ्रॉम वन रिलीजियस फेथ टू एनी अदर रिलीजियस फेथ, लेकिन द कीवर्ड्स हियर आर फोर्स के थ्रू, फ्रॉड के थ्रू या मटेरियल इंड्यूसमेंट के थ्रू, मतलब इतने पैसे लीजिए और हमारे रिलीजन में आ जाइए, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रॉड के थ्रू, आपने धोखेबाजी से किसी को रिलीजियस कन्वर्जन कराया है, या फिर फोर्स के थ्रू आपने किसी को कंपेल करा है, राइट, कि आपको करना ही पड़ेगा, राइट, अदरवाइज यू विल हैव बैड रिपरकशंस। इस तरीके से फेथ कन्वर्जन नहीं हो सकता है, इस एक्ट में ऐसे लिखा है, ठीक है। दैट इज द अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978, ठीक है। अब ये क्यों लिखा गया था, व्हाई वाज दिस, लीगल डेफिनेशन के हिसाब से देखिए, पहले ये देख लेते हैं इंड्यूसमेंट क्या है, गिफ्ट्स एंड ग्रेटिफिकेशन, फ्रॉड क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन, दिस इज व्हाट द एक्ट टॉक्स अबाउट। इसमें ऑफेंसेस जो है कॉग्निजेबल है, 2 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, 10 साल का फाइन, 10,000 का फाइन हो सकता है, राइट। और सेक्शन 5 इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बोलता है कि कन्वर्जन अगर आप करना चाहते हैं, समबडी वांट्स टू कन्वर्ट देयर रिलीजन, तो डेप्यूटी कमिश्नर को बताना पड़ेगा कि ये कन्वर्जन किया जा रहा है, एंड इफ यू आर कन्वर्टिंग यू हैव टू से दैट इट इज वॉलंटरी, राइट। सो दिस बिकम्स द रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑलरेडी सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट, राइट। अब ये क्यों किया गया था, लिखिए, द मेजर ऑब्जेक्टिव एज इट वाज रिपोर्टेड इन 78 वाज दैट, जो हमारा इंडिजिनस अरुणाचल के जो इंडिजिनस फेथ्स हैं, इंडिजिनस जो फेथ्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल्स को कवर करते रहते हैं यहाँ पे, तो अलग अलग फेथ्स के, अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, अलग अलग फेथ्स होते हैं, तो इन फेथ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, दैट वाज द बैकड्रॉप ऑन विच द अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट वाज ब्रॉट इन, ठीक है। दैट इज अ पर्सपेक्टिव ऑन विच इट वाज ब्रॉट इन, ठीक है। बट सी देयर आर
इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, इस इम्प्लीमेंटेशन में भी इश्यूज बताए जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है देखिए, हमें आर्टिकल 25 को किसके साथ बैलेंस करना है कि स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और आर्टिकल 25 क्या है कि फ्रीडम टू प्रोफेस प्रोपगेट रिलीजन जो है, जो राइट होता है आपका, किस हद तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट, उस पर एक डिबेट है। इसके साथ ही देखिए पब्लिक ऑर्डर पे डिबेट है कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे पब्लिक ऑर्डर पे सब्जेक्टेड है, मोरालिटी पे सब्जेक्टेड है, हेल्थ पे सब्जेक्टेड है, राइट, प्रिवेंट इंड्यूसमेंट। सो these things, these perspectives are said from the scope of कि क्यों ये एक्ट लागू करना चाहिए, राइट। so these are the arguments in that favor. okay, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज ये है कि आपको इंडिविजुअल राइट्स भी प्रोटेक्ट करने हैं, लेकिन ये भी देखना है कि कन्वर्जन अगर हो रहा है तो फोर्सफुल, फ्रॉडुलेंट और मॉरल मटेरियल इंड्यूसमेंट से नहीं हो रहा है, right. So from our perspective we need to take this sort of a, we need to understand कि what are the what are the people in support saying it and what are the people who are against it saying, और क्यों बोल रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव क्या बोलता है, राइट। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड। इसी के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। The next article is about the Mishmi tribes contribution to the 1962 Indo-Sino War. Okay, Indo-Sino War आप लोगों को पता है, many battles, numerous battles were fought all over Arunachal Pradesh, and the major contribution of the tribes, हमारे जो अलग अलग ट्राइब्स हैं उन लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया था इंडोसिनो वॉर में। लेकिन अक्सर क्या होता है, इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ये आइडर ट्रांसपेरेंटली रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते हैं मेन स्ट्रीम नैरेटिव में, या फिर भूल गए होते हैं, राइट। उसी के बेसिस पे मिसमी कॉन्ट्रीब्यूशंस को हाईलाइट किया गया है रिसेंटली, राइट। ओके, तो इसे थोड़ा गौर से देखते हैं। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज में जो है एक वर्कशॉप डॉक्यूमेंट कर रहा था ट्राइबल रोल्स इन इंडोसिनो वॉर। नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अगर मिस्ट्री ट्राइब की कंट्रीब्यूशन की बात की जा रही है तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड किस तरीके का कंट्रीब्यूशन है, कैसे अलग अलग ट्राइब्स ने कंट्रीब्यूट किया था, राइट। यहाँ पे देखिए बैटल ऑफ वालोंग बोला गया है कि बैटल ऑफ वालोंग जो लोहित डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, इट वाज अ साइट ऑफ हैवी चाइनीज इंकर्शंस। बहुत सारे चाइनीज सोल्जर्स जो है लोहित के इस पार्ट से आ गए थे, और वालोंग में इंडियन सोल्जर्स, इंडियन पीपल एंड इंडियन लोकल्स मिल के जो है दे हैड अ बैटल विद द चाइनीज, ठीक है। इंडियन आर्मी ने एक फियर्स काउंटर अटैक लॉन्च किया था और चाइनीज एडवांस को एक महीने तक रोक दिया था, ठीक है। और यहाँ पे जो है रेगुलर मिलिट्री ट्रूप्स जो है, देखिए आपको पता है फिर से अरुणाचल प्रदेश पार्ट ऑफ द हिमालयाज जो है बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड होता है, तो कोई भी सडनली आके यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकता, मच लेस बैटल कर सके, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, रेगुलर आर्मी को थोड़े बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़े थे, राइट। और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो डिसएडवांटेज है, इस पे हेल्प किया हमारे लोकल ट्राइब्स ने, राइट। तो ये जो वाइटल लोकल असिस्टेंस है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द इंडोसिनो वॉर। इंडिजिनस मिशमी एंड जो मेयर कम्युनिटीज हैं उन लोगों ने बहुत इंडिस्पेंसिबल सपोर्ट प्रोवाइड किया था, एज यू कैन सी, राइट। इंडिस्पेंसिबल सपोर्ट प्रोवाइड किया था। इवन द वुमेन ऑफ द वेरियस ट्राइब्स इंक्लूडिंग द मिशमी ट्राइब्स सपोर्टेड इंडियन आर्मी, राइट। यहाँ पे उन्होंने इंटीमेट लोकल नॉलेज को आर्मी को पास डाउन किया, इन्फॉर्मेंट्स की तरह काम किया, स्काउट्स की तरह काम किया, ताकि आर्मी को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सके अगेंस्ट चाइनीज फोर्सेस, ठीक है, राइट। और लॉजिस्टिक्स में आपको पता है कि इट सर्व्ड लाइक अ लाइफ लाइन, है ना। कौन से रास्तों से जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन वाज पास्ड ऑन बाय द लोकल कम्युनिटीज टू द इंडियन आर्मी, राइट। सो दैट शोज कि लोकल कम्युनिटी स्पेशली हमारे जैसे बॉर्डर एरियाज में उनका नॉलेज और एक्सपर्टीज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फ्रॉम इंटरनल सिक्योरिटी परस्पेक्टिव, ठीक है। सो ये जो है इन्हें जनरली अनसंग हीरोज बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ट्राइबल लोग हैं जिनका नाम भी अभी तक लोगों को नहीं पता है, राइट। सो दे आर कॉल्ड एज अनसंग हीरोज, राइट। और सिविल मिलिट्री सिनर्जी के बारे में बोलता है कि वालोंग के बैटल में जैसे हमें दिखा कि सिर्फ मिलिट्री पावर से ही सब कुछ नहीं होता है, लोकल पॉपुलेशन का भी हेल्प ज़रूरी होता है, इंटीग्रेशन इनटू द एंटायर स्ट्रैटेजी ज़रूरी होता है, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। Last topic of the day is about Nectar launching something called a Common Facility Center in East Siang. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। देखिए आप लोगों ने पीएम डिवाइन प्रोग्राम सुना होगा, उसी के अंदर नेक्टार भी है। ये है आपका नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। ये नेक्टार कैसा है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, autonomous institution under Department of Science and Technology,
ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। और इन लोगों ने नेक्टार इंस्टीट्यूशन ने क्या किया है, इट हैज़ लॉन्च्ड अ कॉमन फैसिलिटी सेंटर नॉर्थ ईस्ट में अंडर द पीएम डिवाइन स्कीम, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये बनाना सूडो स्टेम, बनाना सूडो स्टेम, बनाना का जो सूडो स्टेम है इसको यूटिलाइज करेगा, ठीक है। बनाना सूडो स्टेम यूज करेगा ताकि आप इससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स निकाल सको। ओके, देखिए नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में जो है, वी हैव अ लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड वी हैव अ लॉट ऑफ यूटिलाइजेबल बायोमास जो जनरली यूज नहीं होता है, नेचर में नेचुरली डिग्रेड होकर डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल दिखाता है कि इतना सारा बायोमास अगर हमारे पास है तो इस बायोमास को हम एग्रीकल्चरली और कितना वैल्यू ऐड करके और कितना उसका वैल्यू बढ़ा के हम यूज कर सके। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे, इसी तरीके इसी प्रोसेस के लिए जो है ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर में क्या होगा, दे आर फर्स्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड जो एग्रीकल्चरल गैप्स हैं उसे कैसे फिल किया जाए। देखिए एग्रीकल्चरल गैप्स क्या है हमारे, कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, आपने बनाना प्लांटेशन किया बट क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है तो हम बनाना का तो हार्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ये जो स्टेम है, सूडो स्टेम जिसको बोलते हैं, ये ऐसे ही गिर जाता है, राइट। इसका इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होता है, कभी कभार फीड स्टॉक में हो जाता है कैटल के लिए, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, राइट। तो इससे क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड पोस्ट हार्वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग फैसिलिटी नहीं है। देखिए वी डू नॉट हैव प्रोसेसिंग फैसिलिटी एंड इसके वजह से इकोलॉजिकल वेस्ट, मैसिव स्केल में इकोलॉजिकल वेस्ट निकलता है। और इकोलॉजिकल वेस्ट निकलने से क्या हो रहा है, यू आर नॉट यूजिंग इट टू इट्स पोटेंशियल, पोटेंशियल पे यूज ना करने की वजह से इकोनॉमिक लॉस होता है, इससे कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, ये बस नेचुरली डिकम्पोज हो जाता है, राइट। इसी चीज़ को ना करने के लिए जो है कॉमन फैसिलिटी सेंटर एस्टैब्लिश किया गया है, राइट। तो ये क्या करेगा, ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो पासीघाट में अभी गया है, इट विल यूटिलाइज स्पेशलाइज्ड मशीनरी टू ट्रांसफॉर्म द बनाना सीडो स्टेम इनटू वायबल इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के लिए इसको प्रोसेस किया जाएगा, तब क्या होगा, इसका जो वैल्यू है ये बढ़ जाएगा, राइट, बिकॉज इंडस्ट्रीज विल बाई देम एज इनपुट मटेरियल। और इंडस्ट्रीज अगर खरीदेंगे, इसका भाव बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, राइट। तो you will be able to create something called a sustainable value chain और सस्टेनेबल सप्लाई चेन इज वेल। ओके, और इससे जो है आप अपने एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स को मार्केट कर पाएंगे, ठीक है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बना पाएंगे, जैसे कि नेचुरल टेक्सटाइल फाइबर, आपको पता होगा बनाना फाइबर से टेक्सटाइल फाइबर्स भी बनाए जाते हैं, राइट। सो ऑल ऑफ दीज मैसिव एडवांटेजेस आर यूटिलाइज हो पाएंगे एज फार एज द कॉमन फैसिलिटी सेंटर इज कंसर्न, राइट। तो ये किस तरीके से होगा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं हम अभी प्रेजेंटली। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब सिर्फ अपने लिए हम खेती करते हैं बहुत सारी जगहों में, तो अगर हम इन्हें वैल्यू, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, हम कमर्शियल फार्मिंग पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट। वी कैन मूव टूवर्ड्स कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या करेगा, नॉट ओनली डू यू फार्म फॉर योर सेल्फ, यू ऑल्सो आर एबल टू सेल योर प्रोडक्ट्स। इससे क्या होगा, आपका रेम्यूनरेशन, आपका इनकम बढ़ेगा, इनकम जैसे ही बढ़ेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, बाकी पैरामीटर्स भी बढ़ जाएंगे, मोर अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगे, पूरे स्टेट के लिए ये डेवलपमेंट का सोर्स बन जाएगा, राइट। सो लॉट ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट्स है ना। इसी तरीके से ये फंडिंग मैकेनिज्म पे देख लेते हैं एक बार, ये जो है फुल्ली फंडेड अंडर प्रधानमंत्री डिवाइन डेवलपमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल इनिशिएटिव है, आपको तो पता ही होगा। ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या है, कैसे टारगेटेड फंडिंग और टेक्नोलॉजी जो है डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ग्रास रूट एंटरप्रेन्योरशिप को फॉस्टर कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स एज फार एज द कॉमन फैसिलिटी सेंटर इज कंसर्न, ठीक है। इसके लिए जो नेक्टार है इसको देख के रखिएगा, नेक्टार इज इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है एंड पीएम डिवाइन। और ये जो नेक्टार करेगा क्या, what is it supposed to do, waste to high value products, right, waste to high value products कैसे, प्रोसेसिंग के थ्रू। ओके, सो इस तरीके से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इसी के पर्सपेक्टिव में एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, राइट। एंड दिस इज इट फॉर दिस वीक्स अरुणाचल पल्स, विल मीट यू अगेन नेक्स्ट वीक, थैंक यू।